नमस्कार, मैं हूं खुर्रम निज़ामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण, 7वां चरण। जी हां, ये आखिरी चरण है जहां पर मतदान होगा और उसके बाद तय हो जाएगी हर एक प्रत्याशी की किस्मत। तो इस चरण में यानी कि 7वें चरण में किसकी किसकी साख दांव पर है, ये भी जान लीजिए, समझ लीजिए। साख दांव पर है देश के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वाराणसी से चुनावी मैदान में है तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की भी साख दांव पर है। गोरखपुर योगी की कर्मभूमि है, लिहाजा वहां से प्रत्याशी की जीत योगी के कांधों पर भी है, क्योंकि गोरखपुर में किसका वर्चस्व है, राजनीतिक वर्चस्व, वो है सीएम योगी आदित्यनाथ का। वहां से सांसद रह चुके हैं और अब एमएलए भी हैं और मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के लगातार दूसरी बार। तो जाहिर सी बात है गोरखपुर में जो बीजेपी का प्रत्याशी है उसकी हार और जीत योगी आदित्यनाथ पर काफ़ी कुछ डिपेंड करती है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्ज़ापुर से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। वो इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं, लेकिन मिर्ज़ापुर की इतिहास गवाह है कि अभी तक कोई भी प्रत्याशी इस सीट से लगातार 3 बार जीत दर्ज नहीं करा सका है। और इस बार तो काफ़ी कुछ दिक्कतें भी हैं अनुप्रिया पटेल के सामने। तो देखना है कि वो अपने साख कितना बचा पाती है। तो 13 सीटों पर मतदान होना है। 3 तो मैंने बताया आपको, गोरखपुर जहाँ पर साख है सीएम योगी आदित्यनाथ की, रवि किशन वहाँ से भाजपा प्रत्याशी हैं, जीत चुके हैं, दोबारा वहाँ से जीतना चाहते हैं। तो वाराणसी पीएम मोदी और अनुप्रिया पटेल। तो जो 13 सीटें हैं उनमें से बचती हैं 3, घोसी, बलिया और गाजीपुर। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी संकट में है, दिक्कत में है। यहाँ जीत के लिए भाजपा के सामने पूर्व के 2 चुनावों के मुकाबले लंबी लकीर खींचने की चुनौती है। 2022 विधानसभा चुनाव में इन तीनों संसदीय क्षेत्रों की 15 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ही भाजपा जीत पाई थी। 2 सीटें ही भाजपा जीत पाई थी। 2019 के आम चुनाव में भी घोसी और गाजीपुर में भाजपा मात खा गई थी। दोनों जगह उन्हें हार मिली थी, गाजीपुर और घोसी। अभी बात दीगर है कि साल 2022 में हुए चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के सपा के पक्ष में चले जाने से भारतीय जनता पार्टी का जातीय समीकरण बिगड़ गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। राजभर एनडीए में है, योगी की कैबिनेट में मंत्री हैं, तो क्या राजभर के साथ आने से भाजपा घोसी और गाजीपुर में अपने हार का बदला ले पाएगी? गाजीपुर यहाँ से अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में सपा के टिकट से, पिछली बार बसपा के टिकट पर वो सांसद हुए थे, लेकिन इस बार वो साइकिल पर सवार हैं। हाथी पर नहीं, साइकिल पर सवार है। और साथ में उनके साथ उनका जातीय समीकरण है, वो लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। देखना होगा कि गाजीपुर हो या घोसी, जहां दोनों हारी थी भारतीय जनता पार्टी, वो कैसे जीत पाते हैं। ये मोदी और शाह के सामने एक बड़ी चुनौती है अपने लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में। 2024 की बात कर रहा हूँ। तो यूपी में 7वें और अंतिम चरण की सीटों में घोसी, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल है। 2019 की बात कर लेते हैं, पिछले लोकसभा चुनाव के। तो इनमें से घोसी और गाजीपुर को छोड़ सभी सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। इस बार भी ये दोनों सीटें भाजपा के सामने चुनौती पेश करती नजर आ रही हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि दिक्कतें बहुत सी, जातीय समीकरण तो कहीं पर, प्रत्याशी की का कद, उसकी साख भारतीय जनता पार्टी के आड़े आ रहे हैं। तो बलिया भी एक ऐसी सीट है, चंद्रशेखर की सीट, पीएम रह चुके हैं देश के, नीरज शेखर उनके बेटा भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हैं। तो जाहिर सी बात है सपा उनको भी वहाँ चुनौती दे रही है। लेकिन बलिया की भी जो गणित है वो बहुत दिक्कत भरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो यहाँ जीत बरकरार रखने के लिए, जीती थी पिछली बार, तो यहाँ जीत बरकरार रखने के लिए भाजपा को तमाम समीकरणों को साधना पड़ रहा है। घोसी, गाजीपुर, बलिया ये लोकसभा क्षेत्र है जो भाजपा के सामने आ रही चुनौतियों को 2022 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में इन तीनों संसदीय क्षेत्रों की 15 विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 में ही भाजपा जीती थी। बची सीटें विपक्षी दलों सपा, गठबंधन और बसपा के खाते में चली गई थी। तो जाहिर सी बात है अगर विधानसभा चुनाव हार गए उसका भी काफ़ी कुछ असर पड़ता है, क्योंकि जब विधायक आपके हिस्से में आ जाए, आप याद करिए रायबरेली, मनोज पांडे को, ऊंचाहार विधायक को किस तरीके से रायबरेली में
किस तरीके से उनके प्रत्याशी जीते, दिनेश जीते, इसके लिए मेहनत की गई थी। तो वहीं पर ये समझ में आता है कि अगर एक विधानसभा के एक विधायक के लिए इतनी मेहनत की जाती है कि वो लोकसभा सीट निकाल सके, तो यहाँ तो मामला ही दूसरा है। 15 में सिर्फ 2 बीजेपी के पास। बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए डगर इन तीनों सीटों पर। तो 2022 विधानसभा चुनाव की भी बात कर लेते हैं, जहां गाजीपुर में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। घोसी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 5 विधानसभा सीटें आती हैं, सिर्फ एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी मधुबन की। तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट 2022 में सपा गठबंधन में रही सुभाषपा, और 1 सीट बसपा के खाते में गई थी। लेकिन सुभाषपा तो अब एनडीए में है, बीजेपी के साथ है, कैंपेनिंग कर रही है। तो इसका कितना फायदा मिलेगा राजभर का, ये देखने वाली बात होगी। तो बलिया में भी भाजपा को सिर्फ शहर की सीट पर ही जीत हासिल हुई थी, गाँव की नहीं। लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है, और दावा तो खैर गठबंधन का भी है कि जीतेंगे तो हम ही, लेकिन जनता बताएगी जीत किसको मिलेगी। लेकिन शेष 3 सीटों पर सपा और 1 सुभाषपा ने जीती थी। गाजीपुर की 5 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट पर भाजपा को जीत नहीं मिली थी। यहाँ की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सहयोगी सुभाषपा को जीत हासिल हुई थी। और यही वजह है कि राज्यभर हैं मोदी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि उनको मालूम है कि सुभाषपा की इस पॉकेट में क्या हैसियत है ओम प्रकाश राज्यभर की, ये बताता है। लेकिन उनका बेटा भी तो घोसी से चुनाव लड़ रहा है, उसकी भी साख दांव पर है, साख तो ओम प्रकाश राजभर की भी है। सलेमपुर संसदीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो 2022 में विपक्ष का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। यहाँ पर थोड़ा सा एक ऑक्सीजन मिलता हुआ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ के 5 में से 2 सीटें विपक्ष के खाते में गई थी। 1 सीट पर सपा और 1 सीट पर सुभाषपा को जीत मिली थी। सुभाषपा को जीत मिली थी 1 सीट पर। सुभाषपा जैसे पहले बताया कि वो मोदी के साथ है। तो भाजपा के नज़रिए से राहत की बात यही है कि 2022 में सपा गठबंधन का हिस्सा रही सुभाषपा, जो मैंने पहले बताया था, अब एनडीए का हिस्सा है, जिससे चारों लोकसभा क्षेत्र जो मैंने बताया था, सुभाषपा के एक ही विधायकों का बल भाजपा के साथ जुड़ा है। और यही वजह है कि राजभर तमाम बातें कही, तमाम बातें कोसी। पिछले चुनाव में आप करिए किस तरह से कैंपेन किया था, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या बोला, किसका रंग क्या बोला, आपको याद होगा। लेकिन इस बार वो जिनको पिछली बार कोस रहे थे, इस बार विधानसभा की बात कर रहा हूँ, और इस बार लोकसभा में वो उन्हीं को जिताने में लगे हुए हैं। यही दिलचस्प नज़ारा है यूपी में लोकसभा चुनाव का। तो 7 लोकसभा सीटों में से एक भी विधानसभा सीटों में विपक्ष नहीं है। सिर्फ भाजपा की नहीं, बल्कि विपक्ष के लिए भी यहाँ दिक्कतें कम नहीं है, क्योंकि कई जगह विपक्ष का सुपड़ा ही साफ है और सिर्फ भाजपा है, कमल खिला हुआ है। इस तरह के 7 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 2022 में विपक्ष का खाता ही नहीं खुल सका था। जी हाँ, विपक्ष इस बात पर खुश ना हो कि पिछली बार वो जीते तो हम बाजी मारे जाएंगे। 13 लोकसभा क्षेत्र है, 2022 के ही नतीजे बता रहा हूँ। सुनिए वो लोकसभा सीटें जहाँ भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि वो तो जीत ही जाएंगे। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि, कुशीनगर आरपीएन सिंह याद आते हैं, देवरिया, बांसगांव, वाराणसी मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी, मिर्ज़ापुर और रॉबर्ट्सगंज अपना दल का स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये सब सीटें भाजपा के सहयोगी दल अपना दल जो बताया, और निषाद पार्टी के खाते में गई थी 3। और वहीं चंदौली और महाराजगंज की बात कर लेते हैं कि वहाँ की एक विधानसभा में ही विपक्ष को सफलता मिली थी, कामयाबी मिली थी। भाजपा को उम्मीद है कि 2022 के इस प्रदर्शन के बदौलत इन सभी 9 सीटों पर भाजपा के सामने कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं आने वाली है। तो अब ये भी जान लीजिए कि इन 13 लोकसभा क्षेत्रों में 2022 का जनादेश क्या था। इनमें 65 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जी हाँ, 65 बड़ी संख्या है। लोकसभा 13, 65 विधानसभा। 2022 में भाजपा का प्रदर्शन यहाँ बेहतर था। 65 में 43 यानी कि आउट ऑफ 65 43 विधानसभाओं में कमल खिला, जबकि 11 विधानसभा में सपा की साइकिल चली। 2 में अपना दल ने बाजी मारी, एनडीए के साथ तब भी थी, अब भी है। 4 पर सुभाषपा, तो 3 बार निषाद पार्टी ने फतेह हासिल करी थी। निषाद सुभाषपा दोनों अब एनडीए का हिस्सा हैं। तो इस नज़रिए से देखें तो भाजपा के सामने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 52 विधानसभा पर एनडीए को जीत मिली। कैलकुलेट कर लीजिए, 52 हो जाती है। लेकिन जानकारों की माने तो भाजपा को बहुत खुश होने की बात नहीं है। 2022 में 4 दल लड़े थे, सपा रालोद के साथ लड़ी थी। इस बार कांग्रेस है, उसका पूर्वांचल में भी काफ़ी वोट है।
वो अलग बात है कि वो वोट उनके प्रत्याशी को नहीं जिता पाता, लेकिन आप सोचिए जब सपा और कांग्रेस का गठजोड़ हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दल को कितनी बड़ी दिक्कत पेश कर सकता है ये गठजोड़, या समझ सकते हैं पूर्वांचल है ये। तो वहीं पर अगर आप देखें तो याद करिए कि सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर किस तरीके से वहाँ गए थे और किस तरीके से, या निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी किस तरीके से वहाँ हाथापाई हो गई थी एक शादी ब्याह में, वो भी याद करिए। और किस तरीके से घोसी में ब्रजेश पाठक ने कमान संभाली थी और जिस तरीके नाराज़गी थी भाजपा और सुभाषपा के बीच में, वहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच में, उसको दूर करने की जो कोशिश थी वो हम सब ने देखा। लेकिन दिक्कत तो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, जिस तरीके से इस गठबंधन को फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, लेकिन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं। मोदी फेस तो है, क्योंकि 7वें चरण में सबसे भारी फेस कोई है इस बार तो वह है नरेंद्र मोदी का। बनारस से लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चुनावी मैनेजमेंट की 7वें चरण में कड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। तो साथ में प्रत्याशियों के रणनीतिक कौशल और उनकी लोकप्रियता, या यूँ कह लीजिए एक्सेप्टेबिलिटी का भी कड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए और अनुप्रिया पटेल की बात कर लीजिए, तो इनकी लोकप्रियता कितनी है उसकी परख होनी है। क्या वो पिछली बार जितने वोटों जीते थे वो मार्जिन बढ़ा पाते हैं या घटता है? क्योंकि जो बात तो बनारस का तो कमोबेश सबको मालूम है, वहाँ तो बहस सी बात की है कि कितने मार्जिन से मोदी जीतेंगे। लेकिन पीएम मोदी की बात कर लेते तो तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं और हैट्रिक लगाने को लेकर आशान्वित भी हैं, या यूँ करिए उनको पता है कि वो जीत चुके हैं। लेकिन अगर वो जीतते हैं, मोदी अगर जीतते हैं तो तीसरी बार वाराणसी से संसद पहुँचेंगे, और पहुँचेंगे तो नेहरू और वाजपेयी की बराबरी भी कर लेंगे। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की बराबरी कर लेंगे। वाराणसी का नाम फूलपुर और लखनऊ जैसी पीएम कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम पर दर्ज हो जाएगा एक अनोखा रिकॉर्ड। पीएम नेहरू फूलपुर से लगातार 3 बार चुनाव लड़े और जीते, तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से लगातार 5 बार चुनाव लड़कर जीते थे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्ज़ापुर से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं उनकी पार्टी अपना दल रॉबर्ट्सगढ़ से भी चुनाव लड़ रहा है, जबकि वो तीसरी बार मिर्ज़ापुर से जीतने की कोशिश में है। हालांकि इतिहास यही कहता है कि 3 बार लगातार मिर्ज़ापुर से कोई नहीं जीत पाया, तो क्या वो रिकॉर्ड सेट कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं अनुप्रिया पटेल की बात करें तो उनको इस बार भीतरी और बाहरी चुनौतियों से भी जूझना पड़ रहा है। जी हाँ, क्योंकि बहुत दिक्कत है अनुप्रिया पटेल बारे में। बिंद आ गए हैं आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, वो बिंद हैं। पिछली बार भाजपा के सांसद है भदोई से, उनका टिकट कटा, वो उस गठबंधन में आते हैं और उसके बाद यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। मिर्ज़ापुर के में काफ़ी दिक्कत पैदा कर चुके हैं अनुप्रिया पटेल के लिए। तो वहीं राजा भैया ने भी ताक ठोक रखी है। तो देखना है कि ये सारी दिक्कतें जो हैं उससे अनुप्रिया पटेल किस तरह से पार पा पाएंगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे भी अपनी जीत के सिलसिले को बनाए रखने की जद्दोजहद में लगे हैं। उनका अपनी जीत के हैट्रिक बनाए रखने की चुनौती है, वो कैसे जीतेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि 7वां चरण जो है वहाँ भारी भरकम फेस है, वहाँ आपको अनुप्रिया पटेल मिलेंगी, या यूँ कह लीजिए कि पूरे एनडीए के लिए चुनौती है ये 7वां चरण, क्योंकि यहाँ अपना दल एस भी है, यानी अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी भी है, वो मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद जो कि अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है निषाद पार्टी, वो भी हैं। तो बीजेपी भी है, बीजेपी है, तो यहाँ पर साथ मोदी की भी है। और जाहिर सी बात है वो किस तरीके से अपना मार्जिन बढ़ाएंगे ये चुनौती उनके सामने भी है। वो मत चुके हैं बनारस, और वो कहते हैं मैं गंगा मैया का बेटा हूँ और मुझे भेजा नहीं गया, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो देखना ये होगा कि इस बार माँ गंगा अपने इस बेटे से कितनी मोहब्बत करती है और बनारस के लोग अपने आप को कितने गौरवान्वित महसूस करते हैं, और क्या वो अपने प्यारे सांसद और मौजूदा देश के पीएम को और भारी मार्जिन जिताएंगे। तो वह अनुप्रिया पटेल क्या अपने वालिद यानी कि सोनेलाल पटेल, अपने दल के संस्थापक की इज्जत में इजाफा कर पाएंगी, जो उनकी लिगेसी है उसको आगे बढ़ा पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये 7वां चरण है, इसके बाद जनता जनार्दन का होगा फैसला, कौन जीता कौन हारा, इस पर ज़्यादा बहस नहीं होगी, क्योंकि 1 जून को है मतदान और 4 जून को है नतीजा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आखिरी चरण बेहद महत्वपूर्ण है, कि उनको मालूम है कि बढ़त बनानी है तो इन 13 सीटों में बनानी है। यूपी में 80 का 80 जीतनी है तो 13 का 13 जीतनी है।
इतना आसान नहीं दिख रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। विपक्ष वही दावा कर रहा है कि इस बार चांदी विपक्ष की है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन भाजपा की जो तरीका है चुनाव में जाने का, चुनाव लड़ने का, वो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है प्रत्याशियों के लिए, देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो ज़रूर दें। अगर आपके लिए हमारे पास कुछ सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिलहाल हमें, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।